स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 9th का हम लोग ग्रेविटेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज के अंदर का हो चुका है सारा। अब एक्सरसाइज के बाहर का क्वेश्चन बचा हुआ है। उससे पहले दो क्वेश्चन हम जो एक्सरसाइज के अंदर का डिस्कस करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर ले, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं ब्लॉक बना के कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहले दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चन होगा। दो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर का है, उसके अलग 10 क्वेश्चन आएगा जो बाहर का है, एक्सरसाइज का है। तो पहले बता रहा है कि अगर आपका मास 42 kg हो रहा है वेइंग मशीन पे। वेइंग मशीन का मतलब होता है जिस पे आप अपना वजन करते हो। तो आप इस पे अगर खड़े होते हो, तो अगर इस पे 42 kg शो कर रहा है इसकी रीडिंग पे, तो क्या आपका एक्चुअल मास इससे ज़्यादा है या एक्चुअल मास इससे कम है। आपको ये बताना है कि क्या आपका मास इससे ज़्यादा है या कम है। तो एक्चुअली तो हमें सबसे पहले वेइंग मशीन की प्रॉपर्टी को देखना हो। वेइंग मशीन एक्चुअली करता क्या है। वेइंग मशीन हमारे वज़न को हमें क्या करता है, हमें जब कोई यहाँ पे खड़ा होता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई कर देता है। इस अपवर्ड फोर्स को हम बायोएंट फोर्स बोलते हैं। अपवर्ड अप्लाई कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, भाई आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको आप पे कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। आपको मान लो आपका बाल पकड़ के कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो आपको यहाँ पे रीडिंग क्या होगा, कम दिखेगा ना। अगर 42 kg रीडिंग दिख रहा है तो आपका एक्चुअल वजन तो ज़्यादा है ना। ये तो आपको पता समझ आ रहा है। अगर मान लो दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस कोई आपके सर को ऊपर से दबा रहा है, तो आपका रीडिंग जितना दिखाएगा उससे कम वजन आपका था, क्योंकि जो सर को दबा रहा है उसका भी तो वजन उस पर आएगा ना। तो यानी अगर ऊपर से दबाने पे वजन जितना यहाँ पे रीडिंग करता है, रीडिंग दिखता है, उससे कम वजन आपका है। लेकिन अगर नीचे से कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे से कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स, तो रीडिंग जितना दिखता है उससे ज़्यादा एक्चुअल आपका वजन है। क्लियर है ना। तो जिससे क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगता है, जिससे बॉडी स्लाइटली पुश होती है अपवर्ड साइड में, और इसके कारण क्या होता है, वेइंग मशीन में रीडिंग थोड़ा कम दिखता है एक्चुअल वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो इसका 42 अगर दिख रहा है तो इसका वजन 42.5 kg हो सकता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि इफ़ यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन, एक बैग आपका कॉटन का है और एक बैग आयरन का। तो अब दोनों बैग कैसा दिखेगा, कॉटन वाला थोड़ा छोटा दिखेगा, आयरन वाला थोड़ा बड़ा दिखेगा। अब समझ गया ना कैसे, क्योंकि इसका ये हल्का होता है तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। दोनों अगर वजन में है 100 kg, ये भी है 100 kg, ये भी 100 kg, वेइंग मशीन में दोनों दिख रहा है 100 kg। तो रियलिटी में दोनों में से भारी कौन है भाई बताओ। तो रियलिटी में आयरन भारी है या कॉटन भारी है, क्योंकि वेइंग मशीन में दोनों का रीडिंग कितना दिखा रहा है 100 kg। तो मान लो ये है वेइंग मशीन, यहाँ पे है वेइंग मशीन, यहाँ पे है वेइंग मशीन। अब हो क्या रहा है, वेइंग मशीन क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो अपवर्ड फोर्स इस पे कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा क्या है, फोर्स का फॉर्मूला ही होता है प्रेशर अपॉन एरिया। ध्यान देना, प्रेशर अपॉन एरिया, जितना प्रेशर लगा रहा है यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा जितना होगा उतना फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा। भाई यहाँ भी हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ हर जगह फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन इसमें इतना ही दूर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यानी एक चीज़ तो हमें पता है कि इसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया होगा, इसमें अगर रेस्पेक्टिव बात करें तो कम फोर्स अप्लाई किया होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। भाई एग्जाम्पल लेते हैं, आप यहाँ पे अपना वजन नपा रहे हो, आपका दो दोस्त आपका बाल पकड़ के खींच रहा है, तो आपका रीडिंग कम दिखेगा ना। इसमें आपका एक ही फ्रेंड आपका बाल पकड़ के खींच रहा है, तो आपका रीडिंग इससे रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा ना। तो यानी इस पे भी रीडिंग 100 दिख रहा है, इस पे भी रीडिंग 100 दिख रहा है, तो यानी इसका एक्चुअल रीडिंग और ज़्यादा था। मान लो इसका एक्चुअल रीडिंग 105 था एक्चुअल वजन, और इसका एक्चुअल वजन 102 रहा होगा।
क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा था, इतना ज़्यादा फोर्स लगा कि 105 को 100 कर दिया। इसमें भाई उतना ज़्यादा नहीं लगा, इसलिए 102 का 100 हो गया भाई। तो इसलिए ये तो समझ गया ना कि वजनदार कौन सा है, वजनदार है कॉटन वाला। क्लियर? तो ये वाला आप डिस्कस कर लेना। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि जो एक्चुअल वेट होता है वो मेजर वेट जितना क्या करते हैं रीडिंग में आता है और वाई एंड फोर्स दोनों के इक्वल होता है, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका एक्चुअल वेट आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। तो एक चीज़ तो आपको पता है, m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, और r है दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है कि भाई अगर m1 या m2 बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फोर्स बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन r बढ़ेगा तो भाई ये घटेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये घटता है। तो लेकिन अगर डिनोमिनेटर घटा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इसको अगर हाफ कर देंगे, हाफ करने का मतलब इसको यहाँ पे ले आओ ना भाई, तो जितना नज़दीक आएगा फोर्स उतना ज़्यादा लेगा। ये तो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, जितना कोई नज़दीक आता है आपके गिरफ्त में उतना ज़्यादा आता रहता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे नॉर्मल चुंबक में भी देख सकते हैं हम। हाँ, तो अब क्वेश्चन उठता है इसको हाफ करेंगे तो कितना गुना बढ़ेगा। ये तो हमें पता चल गया कि बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा वो हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। देखो हमें ये तो पता है F ऑलमोस्ट मान लेते हैं सिंपल 1/r²। r अगर आधा हो गया तो F 1/r/2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1/r²/4, ये ऊपर चल जाएगा फिर 4/r²। तो नीचे r² का तो r² है ही, लेकिन फोर्स कितना गुना बढ़ गया। पहले फोर्स था 1/r², अब फोर्स है 4/r²। तो फोर्स क्या हुआ, बिकम 4 टाइम्स लार्जर देन द प्रीवियस वन। हो गया ना? यही हमें पता करना है फिर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स on all object in proportional to their masses। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी पे अप्लाई होता है सबके मासेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है फोर्स G m1m2/r²। लेकिन इसके बाद भी हैवी ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से क्यों नहीं करता है लाइट ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में। जैसे अर्थ है तो लोहा का स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कोई रबर का बॉल आप फेंक रहे हो तो स्लो गिरना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण ये है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो किसी मास पे डिपेंडेंट होता ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। यही बात है कि ऑल ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स देखो एक्चुअली होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कभी कभी आपको कम दिखता है। जहाँ पे एयर ज़्यादा रेसिस्ट करता है, एयर भी तो आने से रोकेगा ना। कोई रबर का बॉल फेंक रहा है तो एयर तो यहाँ से इसको रोकेगा ना। तो एयर अगर रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, वैक्यूम में हम फेंक रहे हैं तो फेंकेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? इन द ऑप्शन इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। हेंस हैवी ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब किसी पे डिपेंड करता ही नहीं तो काहे का मास। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये बहुत आसान है, बस यहाँ से ध्यान दें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यही हमें निकालना है। अगर बिटवीन अर्थ, ये मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये अपना गया, एंड 1 kg ऑब्जेक्ट, एक तरफ है अर्थ एक तरफ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है। बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो अब सिंपल फॉर्मूला रखते हो, जी का वैल्यू याद ही है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, जी का वैल्यू ये वाला होता है, इनटू मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन हमें दिया है, इनटू इसका मास 1 kg दिया है, और रेडियस क्या होता है अर्थ का वो तो आपको पता है।
क्लियर है ना, क्योंकि इसका सॉरी ये आर होता है एक्चुअली इसका से लेके ये डिस्टेंस, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बहुत पास पास ऐसे माना गया है, तो इसलिए इसका वैल्यू हम 6.4 इंटू 10⁸ रख देंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे देखा है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना वही हम मान लेंगे, क्योंकि हमने मान लिया है कि ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, इतना पास में है कि इतना जैसे 1 किलोमीटर दूर होगा, तो आप इसके रिस्पेक्ट में इसमें करोगे कि +1 किलोमीटर, तो कितना इतना हाइयर अमाउंट है, इसके रिस्पेक्ट में 1 किलोमीटर की क्या वैल्यू है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हम मान लेंगे कि अर्थ के बहुत पास में है, तो जी का वैल्यू रखती है, एम का वैल्यू रखती है, एम का वैल्यू रखती है, इसका वैल्यू रखती है, निकल नहीं जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द अर्थ एंड द मून आर अटैच टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अटैच है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डज द अर्थ अटैच विद द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विच कैन मून अट्रैक्ट ऑन द अर्थ, वाई। तो यहाँ पे सिंपल पूछ रहे हैं कि द अर्थ और मून एक दूसरे को अटैच किए हुए हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पे, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो डज द अर्थ अटैच द मून विथ अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स व्हिच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या दोनों, ध्यान देना सिंपल बात पूछ रहा है कि ये अर्थ है ये मून है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, अपने तरफ खींच रहा है ना, अपने सेंटर की तरफ, ये इधर लगा रहा है, सेम है भाई, सेम है तभी तो, अगर अर्थ ज़्यादा लगा देता है इस पर टकरा नहीं जाता। सेम यही है कि दोनों अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ एन इक्वल फोर्स, यहाँ पे है ना, सेम है या नहीं, सेम नहीं है, सेम है, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर नहीं है, सेम है विथ द मून। नहीं तो भाई अगर ये ज़्यादा लगाता तो इधर आ जाता, ये ज़्यादा लगाता तो इधर आ जाता। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, if the moon attract the earth, अगर मून if the moon attract the earth, why does the earth not move towards the earth। मतलब सिंपल बात है कि भाई, सिंपल बात पूछ रहा है कि मून भी अर्थ को अपनी तरफ अटैच करता है, तो क्यों अर्थ मून की तरफ मूव क्यों नहीं हो जाता है। तो पिछले क्वेश्चन वाला ही है कि दोनों जो एक्सपीरियंस करते हैं इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स को, दोनों एक दूसरे की तरफ, लेकिन मास ऑफ अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ मून, जिसके कारण इसका मास है, जिसके कारण क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट जो चारों तरफ घूमता है इसमें एक्सेलरेशन प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो स्पीड से घूमता रहता है, जो स्पीड से घूमता रहता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन आती है, और ये एक्सेलरेशन जो आउटर साइड फोर्स लगाता है, और ये इक्वल होता है इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो इसीलिए क्या करता है, ये इसके चारों तरफ और इसी ऑर्बिट में घूमता रहता है, भागता वगैरह नहीं है। क्लियर है ना। फॉर दिस रीजन अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, क्योंकि इसका मास तो ऐसे भी कम है, मून का मास ऐसे भी कम है, इसमें कहाँ कैपेबिलिटी कि इसको खींच ले। हाँ, ये तो बहुत आसान है, सिंपल है। फॉर्मूला में एक बारी क्या करिए, पहले ऑब्जेक्ट को डबल कीजिए तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली 2 गुना फोर्स अप्लाई कर जाएगा। अगर इसको 2 गुना करिएगा तो क्या होगा, या इसको 3 गुना करिएगा तो क्या होगा, इसको बढ़ाइएगा ना तो ये घटेगा। ध्यान देना, नीचे वाले को बढ़ाइएगा तो ऊपर वाला घटेगा, इसको बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, लेकिन इसको बढ़ाइएगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे वाले के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ये प्रूव करता है कि सारे ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे को ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचते हैं। और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल तो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन देन दे आर सेड टू बी फ्री फॉल। क्योंकि अगर सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ घूम नीचे आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक फोर्स के कारण, वो फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल या जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल अपने मास पे डिपेंड नहीं होता कि किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना, चाहे ऑब्जेक्ट लोहे का बॉल हो या रबर का बॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ, उसको उस पर कोई फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं वेट। वेट का वैल्यू होता है m/g, मास इंटू ग्रेविटी। क्लियर है ना? क्लियर है? अमित, सेकेंड क्वेश्चन है ये तो हम समझ गए ना, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अमित क्या करता है, फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदता है और एट द पोल्स बट द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ इट्स फ्रेंड्स ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन मीट्स हिम एट द इक्वेटर, और विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड वॉट इफ नॉट वाई? तो सिंपल बता रहा है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। आपको ये तो पता है ना, अर्थ जो होता है मूव करता है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे 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 मूव कर रहा है। तो भाई यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होगी अर्थ की, और जितना ऊपर जाएगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। देखो अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी, छोटा सर्किल ऊपर छोटा सर्किल है, यहाँ कम कम क्यों? क्योंकि भाई सेम टाइम में आप इतना चल रहे हो, कोई और बंदा सेम टाइम में इतना चल रहा है, कोई और बंदा सेम टाइम में इतना चल रहा है, तो आप सिंपल बताओ किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? भाई इसकी। 1 घंटे में आप इतना चले हो, दूसरा बंदा आपको 1 घंटे में इतना चला, तीसरा इतना चला है, चौथा इतना, और पांचवा तो वहीं पे खड़ा ही है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। सेम यही होता है, नीचे से ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कमती है, इस पॉइंट पे बिल्कुल जीरो होती है। अब देखो हमारा अब मैटर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली है क्या? कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसके तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ। अगर कोई सेंटर की तरफ आप फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ ग्रेविटेशन लगता है, लेकिन कोई अगर ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है तो भाई ग्रेविटेशन वहाँ पे कम होगा कि नहीं? जैसे यहाँ पे कोई आपको एक बंदा है जो कोई आपको दबा रहा है वहाँ पे, लेकिन कोई बंदा आपको बाहर फेंकने का ट्राई कर रहा है, तो जितना दबा रहा था जो कि 9.8, वो कमेगा कि नहीं? उसका वैल्यू कमेगा कि नहीं? क्लियर, कमेगा ही ना। तो इस वक्त एक चीज़ समझ लीजिए, इक्वेटर पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे मिनिमम होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है। इसलिए जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो मैक्सिमम इक्वेटर से किए जाते हैं। क्लियर है ना? तो इतना समझ गए? तो यानी जो गोल्ड का वजन होगा ना, पोल पे ज़्यादा होगा। पोल पे अगर 10 ग्राम है तो उसका वजन उस पर कम होगा, इक्वेटर पे कम होगा। वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज mg है, तो मास ऑफ बॉडी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे वजन ज़्यादा, एक्सेलरेशन जहाँ पे कम वहाँ पे वजन कम। क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ पे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है पोल पे, मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.8, लेकिन पोल इक्वेटर पे सबसे कम है। क्लियर है ना? समझ गए? वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन इज क्रम्बल्ड इनटू बॉल? ऑब्वियसली सिंपल है, एक बहुत आसान दिया है कि पेपर है, बहुत धीरे धीरे गिरता है, लेकिन इसी को आप क्रम्बल करके एक बॉल बना दो, बहुत तेज़ी से गिरेगा। क्यों भाई? सिंपल है, इसकी क्या हो जाती है, देखो डेंसिटी एक टर्म होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है यानी डेंसिटी कम, इसका वॉल्यूम कम है, कम दूर में ही फैला पड़ा है। मास तो सेम ही होगा, पेपर थोड़ी लोहा बन गया घुमा मोल्ड करने पे, तो यहाँ इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी जितना होगी एयर रेसिस्ट करना उतना कम करेगा, मतलब एयर रेसिस्टेंस कम लगेगा, तो एयर रेसिस्टेंस कम लगेगा तो यानी वो बॉल ज़्यादा जल्दी जल्दी गिरेगा। तो यानी इसीलिए जो मोल्डेड होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, जो फैले होते हैं वो धीरे धीरे गिरते हैं। यही बात है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन सरफेस ऑफ द मून इज 1/6। ध्यान देना, अगर आपका वजन 6 kg आपका शो करता है अर्थ पे, तो आपका वजन 1/6 यानी 1 kg शो करेगा। क्योंकि हमारा जो है वजन क्या होता है m/g। तो जो अर्थ पे ग्रेविटेशन है 9.8, तो मून पे ग्रेविटेशन है 9.8 का 6वां भाग। समझे ना? तो आपका वजन अगर अर्थ पे शो कर रहा है 6 kg, तो अर्थ वहाँ पे मून पे करेगा 1.6 kg, मतलब 1 kg आपको शो करेगा। 6 kg का 6वां भाग क्या होगा? 1 kg होगा ना।
तो ग्रेविटेशन फोर्स, ये तो आपको बता दिया, ये आपको पता भी होना चाहिए, नहीं क्वेश्चन में दिया रहता तो भी। तो बता रहा है कि व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून ऑन द अर्थ। अर्थ पे क्या होगा उसका वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल mg होता है ना। तो अर्थ पे उसका वेट क्या होगा, 10 × 9.8, 10 × 9.8 क्या होगा, 98 न्यूटन। लेकिन उसी का वेट मून पे क्या होगा, इसका 1/6 कर दो ना, तो इतना होगा। ठीक है, तो यहीं तक हम रहने देते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे या रात में आएगी वीडियो। थैंक यू सो मच।